मॉर्निंग चैंपियंस, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी मॉर्निंग में 100% सिलेक्शन वाली क्लास में। और आज हमारा डे नंबर 3 होने वाला है और आज की क्लास में हमने कुछ नई चीजें भी ऐड की हैं। जो पहले करते हुए आ रहे थे वो तो करेंगे ही, और साथ में एक नई चीज ऐड की है वो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और जैसे कि पुष्पा झुकेगा नहीं, ये क्लास रुकेगा नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यू क्लास आ रहा है तो आप भी कंटिन्यू देखो। और आप सभी ने जो प्यार और स्नेह दिया है ना, उससे सिर्फ हमें एक ही बात लगती है कि ये क्लास है वो फ्लोवर नहीं है, क्या है, फायर है, फायर, क्या है, फायर। और आप सभी का जो प्यार है वो भी फायर है, ठीक है। तो बड़े मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हम यहां पर सीखने वाले हैं। तो चलिए मॉर्निंग में मोटिवेशन से शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी की डिमांड पे हमने इस चीज को भी शुरू कर दिया है कि थोड़ा जिद्दी हूं, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, थोड़ा जिद्दी हूं, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं, यह मुझे नहीं आता। तो संघर्ष करेंगे, ठीक है, लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और इस तरीके से लड़ेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने ख्वाब देखा है और मैं थोड़ा जिद्दी व्यक्ति हूं, मुझे पढ़ना है, या आप सभी को सोचना है, ठीक है। मुझे नहीं, मुझे तो पढ़ाना है आपको। जो बोल दिया कि क्लास रुकेगा नहीं तो चलता रहेगा क्लास। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर से। मॉर्निंग में जब करंट अफेयर आ जाती है तो एक अलग ही मजा आ जाता है, ठीक है। और करंट अफेयर के बड़े ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए मैं आज लेके आया हूं विद एक्सप्लेनेशन। देखिए क्या है कि 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पे हुआ है। तो इसका आयोजन कहां पर किया गया है, ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, भोपाल के मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। कहां पर किया गया है, भोपाल के मध्य प्रदेश में किया गया है। आगे बात करें हम, अब देखिए मध्य प्रदेश राज्य के बारे में पूछेगा कि कौन से राज्य में, तो राज्य हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। और अगर स्थान पूछेगा कि कौन से स्थान पर हुआ है तो वो हो जाएगा आपका भोपाल। और ये क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, आपकी भोपाल हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, महिलाएं काफी आगे बढ़ रही हैं, तो वो बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए भी और हम सभी के लिए भी। और अगर ये पूछा जाए कि कौन सी है तो ये हो जाएगा 12वां संस्करण। आप बोल सकते हो कि कौन सा किया गया 2022 में। क्वेश्चंस कैसे पूछेगा मैं आपको बता देता हूं कि सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 कौन सा संस्करण है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, 12वां संस्करण हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। आया तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होगी, वो मैंने पहले ही बता दिया है। यहां का C1, अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, सीएम की बात की जाए, चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो वो हो जाएंगे कौन, शिवराज सिंह चौहान। और यहां पर गवर्नर की बात की जाए तो मंगू भाई पटेल जी हो जाएंगे यहां के गवर्नर। गवर्नर का मतलब होता है क्या, राज्यपाल। और ये गवर्नर मैंने क्यों बोला है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट ही लिख देता है, ऐसे लिख के दे देगा पेपर में, तो पता होना चाहिए कि राज्यपाल को ही गवर्नर बोला जाता है। बात समझ में आ गई। राज्यसभा सीटें 11 है, लोकसभा सीटें 29 है। और यह भी पूछा जा सकता है कि इस प्रतियोगिता में कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं, तो वो हो जाएगा इसमें 27 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यह क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है कि 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी जो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है उसमें कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं, तो ये हो जाएगी 27 टीमें। और कहां पर हो रहा है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। देखिए क्वेश्चंस को आपको यहीं पे याद कर लेना है, ठीक है। अभी यहीं पे याद हो जाना चाहिए, आपको पता चल गया कि यहाँ के मुख्यमंत्री पूछेगा तो कौन हो जाएगा, शिवराज सिंह चौहान जी हो जाएंगे। इस तरीके से आपको याद कर लेने हैं। कितनी टीमें थी, 27 टीमें थी। बस कहां पे किया गया था, भोपाल में। और भोपाल कहां है, मध्य प्रदेश में। बस आगे देखिए क्या है कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या जिसको HPCL भी बोला जाता है, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं। आप सभी को पता है कि वर्तमान में कौन क्या वाला चैप्टर है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर पूछा गया है कि HPCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, जिनको प्रबंध निर्देशक का पदवी दिया गया है। तो ये हो जाएंगे आपके कौन, पुष्प कुमार जोशी जी, ठीक है। पुष्प कुमार जोशी जी हैं, वो बने हैं। और अगर HPCL की फुल फॉर्म आपसे पूछे तो वो हमने पहले ही बता दिया, क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भी पूछा जाता है पेपर में, क्योंकि कभी कभी है वो फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है,
अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, एचपीसीएल की स्थापना, तो सन 1974 में की गई थी। सन 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो ये हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। कहां है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि कौन सा राज्य है मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, नाश्ता दिया जा रहा है। मिड डे मील तो मिलता था, मिड डे मील का मतलब होता है जो दोपहर का खाना दिया जाता ना, जो सरकारी स्कूलों में दोपहर का खाना दिया जाता था वो तो मिलेगा ही, साथ में मॉर्निंग में नाश्ता भी देने लग गए हैं। तो इस योजना की शुरुआत करने वाला कौन बना है, तो कौन सा राज्य बना है, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर बात करें कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को दिया जाएगा। क्या है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं ना उनको दिया जाएगा, ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो उसके। और आप सभी जानते हो, देखिए अमीरों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो जो मिडिल क्लास फैमिली है, बोल सकते हो गरीब फैमिली के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। मिडिल क्लास फैमिली वाले भी गवर्नमेंट में नहीं भेजते, वो भी प्राइवेट में ही भेज देते हैं। ठीक है, बोलते हैं चलो कोई नहीं बच्चों के लिए कर लेंगे, क्योंकि सरकारी में आपको पता ही है कि कैसे काम चल रहा है भारत में, बाकी आप सभी जानते ही हो, तो कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, गरीब बच्चे, इसी बहाने स्कूल में चले जाएंगे, वो भी अच्छी बात है। ठीक है, चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है और हर व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी तो वो हमारे देश का ही नुकसान है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। और अभी हाल ही में आप देख रहे होगे, अगर न्यूज देखते होगे ना, तो शिक्षा के अभाव की वजह से ही ये सारी चीजें हो रही होती हैं। अब देखो आगे क्या है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो जो भारतीय उद्योग परिसंघ है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो संजीव बजाज। ठीक है, जो संजीव बजाज है वो नए अध्यक्ष बने हैं। अगर यहां पर बात करें CII की, तो भारतीय उद्योग परिसंघ, ये आपका हिंदी में हो जाएगा, और फुल फॉर्म पूछे बाई चांस आती है तो आप देख सकते हो। इसकी स्थापना पूछी जाती है। ठीक है, कि भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1895 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली में है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्री नारायण राणे ने भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र उद्घाटन कहां किया है। यानी कि सिंपली भाषा में कहा जाए कि केंद्र सरकार के द्वारा जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के जो मंत्री हैं, कौन है, उनका नाम क्या है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि उनका नाम क्या है, तो वो हो जाएगा नारायण राणे। ठीक है, और इन्होंने क्या है कि भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है, और एक कहां पर किया है, ये किया है नई दिल्ली में। ठीक है, यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। किसका उद्घाटन किया है, खादी उत्कृष्टता केंद्र का। किसने किया है, हमारे जो लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यम के जो मंत्री हैं, जिनका नाम है नारायण राणे जी, उनके द्वारा किया गया है। कहां पर हुआ है, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, और इसका क्या है कि भारत के वस्त्रों की डिजाइन तैयार करना और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सहायक सामग्रियों को विकसित करना, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है ना, तो उनको विकसित करने के लिए ये चीजों को किया गया है। और धीरे धीरे देखिए खादी का प्रभाव है वो भारत में बढ़ रहा है, जो इसके उद्योग हैं वो भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब से मोदी सरकार आई है तो आप बोल सकते हो इस पे भी काफी विचार किया गया है। और खादी है वो हमारी भारत की पहचान रही है स्टार्टिंग से ही, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या है कि दूसरा पूर्वोत्तर खाद्य कार्यक्रम 2022 कहां शुरू हुआ है, तो इसको किया गया है मेघालय की राजधानी शिलोंग में। ठीक है, जो पूर्वोत्तर खाद्य कार्यक्रम, अब पूर्व की तरफ है तो पूर्वोत्तर हो गया, खाद्य कार्यक्रम 2022 आप याद कर सकते हो कहां पर किया गया, मेघालय राज्य पूछेगा, और इसकी राजधानी शिलोंग में, अगर स्थान पूछेगा तो शिलोंग हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर आप देखना चाहो तो इसका आयोजन किस लिए किया गया, इंटर विज्ञापन प्रदर्शनी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ के सीएम। देखिए राजधानी में आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ के सीएम कौन है, तो कॉनराड
संगमा है वह यहाँ के सीएम हो जाएंगे। गवर्नर की बात करें तो सत्यपाल मलिक जी यहाँ के गवर्नर हैं। राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा की 2 सीटें यहां से हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने काफी बार एग्जाम्स में देखे होंगे। उनमें पूछा जाता है कि एकल प्रतियोगिता के विजेता कौन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलते हैं। महिला में कौन रहा है, पुरुष में कौन रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलते हैं। तो वही है कि मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा अलकराज के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, अगर बात करें कि महिला एकल का खिताब, क्योंकि अभी मैंने बताया कि पुरुष का पूछा जाएगा तो महिला का भी पूछा जाएगा, तो पुरुष में याद कर लेना कौन है, अलकराज ने जीता है। और महिला एकल का खिताब बात करें तो जेबियोर ने जीता है। ठीक है, ओस जेबियोर ने ये खिताब जीता है। और अगर बात की जाए कहां की है तो ये टूनिया की है। ठीक है, ट्यूनीशिया की, सॉरी कहां की है, ट्यूनीशिया की है। और आयोजक स्थल कहां पर है, तो जो इसका नाम होगा ना मैड्रिड, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। और अगर देश पूछ ले तो स्पेन देश में किया गया है। ठीक है, ये काफी कम चर्चा में रहता है वैसे तो, लेकिन हो सकता है पेपर में आ जाए। ठीक है, क्योंकि ज्यादा जो पूछा जाता है वो यूएस ओपन से पूछा जाता है या आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन से पूछा जाता है। ये है, आगे देखिए क्या है कि एएसआई वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में रियल टाइम लेन देन के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है, एएसआई के द्वारा जो वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट जारी की गई है उसमें आपको बताना कि 2022 में रियल टाइम लेन देन पे, रियल टाइम लेन देन में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो ये हो जाएगा भारत। ठीक है, मेरा भारत बदल रहा है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि ये लेन देन कितनी हो गई है तो ये 48.6 बिलियन, 48.6 बिलियन। अब कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं सर इस टाइप का क्वेश्चन कहां आता है? भाई टाइम बदल रहा है। अभी रेलवे सीबीटी 2 का पेपर देखो जिसमें जीके आई है ना, पूछा गया है उसमें यह भी पूछा गया हमारे देश की इकोनॉमी छोड़ो, एक पता नहीं कौन से देश की इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो समझ रहे हो, तो ये होना बहुत जरूरी है। और पहले स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है। ठीक है, क्योंकि दूसरे स्थान का भी पूछा जा सकता है। पहले यह दे दिया जाएगा कि इस रिपोर्ट के द्वारा जो एएसआई वर्ल्ड वाइड है इसमें रियल टाइम लेन देन में भारत पहले स्थान पर रहा है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये हो जाएगा आपका चीन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए क्वेश्चंस हमने जो लिखा हुआ है ना सेम एग्जैक्ट नहीं आता, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आप पेपर देख के आओगे तो मैं सारे आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, ऐसे ही मैं बिल्कुल इजी क्वेश्चंस भी ला सकता हूं। आपको पता है कि करंट अफेयर के बहुत इजी क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस क्यों लेके आ रहे हैं? ताकि जो पेपर में आए, और पेपर में आए तभी आपका काम बनेगा, और काम बनेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, और आपका सिलेक्शन होगा तभी हमारा नाम होगा। ठीक है, तो हम सभी मिलकर करेंगे तभी हो पाएगा। साथ ही मिलकर हाथ बढ़ाना, वो सुना है ना, वही है। जीत लेंगे जंग अगर साथी तेरा साथ हो, तो आपका और मेरा साथ मिलकर हम जंग को जीत लेंगे। अब देखो क्या है कि जीएसटी राजस्व संग्रह वर्दी में राज्यों में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आपको बताना कि कौन सा राज्य है जिसने राजस्व संग्रह यानी जो टैक्स होता है ना उसको इकट्ठा करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर आए? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो यहां की राजधानी क्या हो जाएगी? ईटानगर हो जाएगी, और ये अपने पूर्व की तरफ है। ठीक है, सबसे पूर्वोत्तर राज्य आप इसको बोल सकते हो। और यह भी पूछा जाता है कि सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होता है? तो जो सूर्य का उदय होता है, जो सुबह सुबह सूर्य उगता है, ठीक है, तो वो कहां पर होता है उदय? आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है, ईटानगर। यहां के बात की जाए सीएम की तो पेमा खांडू जी यहां के सीएम हैं। गवर्नर की बात की जाए तो बीडी मिश्रा जी क्या हो जाएंगे? यहां के गवर्नर हो जाएंगे, यानी राज्यपाल है। और राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 2 है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि पूर्व में जो भी राज्य हैं बहुत छोटे छोटे राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया, तो ये सारे क्या है? छोटे छोटे हैं। तो वहां पर ये सीटें भी पूछ ली जाती हैं। आगे चलते हैं और करंट अफेयर का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ठीक है, क्योंकि 2021 में होने थे और आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से थोड़े पोस्टपोन हो गए हैं, तो ये इनका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इनका आयोजन किया जाएगा हरियाणा के पंचकुला में। ठीक है, हरियाणा का जो पंचकुला जिला है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए यहां से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। जैसा ही ये गेम समाप्त होंगे इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे हम, क्योंकि जिसने भी जो जीता होगा उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपके पेपर में बनता ही है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार लगा के लिख सकते हो। और वैसे तो सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट आती है, वही हम बताते हैं। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2021 में होने थे, जिनका आयोजन 2022 में किया गया है, वो कौन सा संस्करण है? तो ये कौन सा हो जाएगा? चौथा संस्करण। ठीक है, या बोल सकते हैं इसको फोर्थ संस्करण है ये। बात समझ गए? और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आधिकारिक लोगो और आधिकारिक जर्सी के साथ शुभंकर धाकड़ का शुभारंभ किया है। अब ये चीज नहीं समझ में आई तो एक्सप्लेन आपको कर देता हूं। तो आपसे ये पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? 2022 का शुभंकर क्या है? तो उसका नाम है धाकड़। क्या है उसका नाम? क्या है? धाकड़ है। और किसके द्वारा आधिकारिक लोगो को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। और अनुराग ठाकुर कौन है? केंद्रीय खेल मंत्री हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपनी इंग्लिश पे। अब इंग्लिश में हमने जो सबसे नई चीज आज ऐड की है, जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब इसको याद करने का एक आपको बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं, क्योंकि इसमें याद करने जैसी कोई चीज नहीं होती। अभी तो बोले सर कि अभी याद करने वाला तरीका बताता हूं, और अभी आप खुद बोल रहे हो कि इसमें याद करने वाली चीज नहीं होती, तो फिर क्या होता है? तो इसमें जो चीज होती है ना, वो समझने वाली चीज होती है। अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ लोगे तो फिर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, याद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। और इस तरीके से मैं ये आपको समझाऊंगा कि दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, बात को समझ रहे हो? तो देखिए क्या है यहां पर जो मतलब होता है, पहले क्या था कि अनेक अर्थों के लिए एक अर्थ था, अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ था, सॉरी। इसमें ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल से होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। या तो आपको ये देगा, आपको ये बताना होगा, या आपको ये देगा, ये बताना होगा। मतलब दोनों का मतलब एक ही है। या तो ये दे देगा, ये पूछेगा, या ये दे देगा, ये पूछेगा। तो इसका मतलब दोनों की समझ आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो अब समझाते हैं। ठीक है, अब आपको समझाते हैं क्या है, क्योंकि हम यहां से ही करते हुए आ रहे हैं वन वर्ड में भी, तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं ताकि आपकी हैबिट बनी रहे। वरना इधर से करेंगे फिर वन वर्ड में इधर से करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होने लग जाता है। तो आपकी सुविधा के लिए हम इधर से शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है, टू मेक ए मैटर वर्स। अब इसका मतलब क्या है? मैटर का मतलब समझ गए ना, मामला। टू मेक मतलब बनाना, ये बात समझते हो। और वर्स का मतलब होता है थोड़ा, क्या बोल सकते हो उसको, खराब करना। ठीक है, उस चीज को खराब करना, यानी उस मामले को खराब बना देना। सिंपली बात है, इसका मतलब समझ गए, खराब करना इसका मतलब हो गया मामला, इसका मतलब हो गया बनाना। यानी कि कोई भी मामला है, कोई भी बात है, उसको खराब कर देना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या है ये? लोकोक्ति और मुहावरे हैं। तो हम क्या बोलते हैं, अगर कोई मामला है उसको खराब करते तो क्या? आग में घी डाल दिया। जो लड़ाई हो रही थी या जो बात हो रही थी उसमें आपने आग में घी डाल दिया, अब वो क्या होने लग गई है? भभकने लग गई है, यानी उसकी जो आग है वो बढ़ चुकी है। तो बोला जाता है ना कि आग में घी डालना, यही हो गया। तो बस सिंपल सा पता चल गया, तो इधर कर दो एड फ्यूल टू फायर। और अगर इसको पहले पढ़ लेते तो और भी जल्दी आपके दिमाग में आ जाता। क्या? एड फ्यूल टू फायर। एड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, या डालना हो जाएगा इसमें। फ्यूल आप समझते ही हो, तेल, और आपका फायर आग, तो आग में घी डालना। बस। अब ये सर फ्यूल का मतलब तेल था, तो आपने घी क्यों माना? पहले बता दिया ना कि मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, हमने बचपन से पढ़ा है, तो हमारे दिमाग में ये चीजें सेट है। तो वही हो गया एड फ्यूल टू फायर, यानी आग में घी डालना। तो क्या हो जाएगा कि जो मामला है उसको खराब कर देना। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। क्या है कि गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। आपकी जो, चाहे वो एमटीएस की बात करें, ठीक है,
चाहे आपकी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की हम बात करें, तो ये दोनों की दोनों है ना बहुत अच्छी जॉब है। स्पेशली हमारे यहाँ स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए बड़ी शानदार जॉब है। तो उसी के लिए बना है, क्या है कि गुड इनकम जॉब, यानी अच्छी इनकम, आप समझते हो जॉब, तो अच्छी इनकम की जॉब है। तो जो आपकी दिल्ली पुलिस की अच्छी इनकम की जॉब है, जॉब अच्छी इनकम मिलती है विद हाई कंफर्ट, मतलब साथ में आपको पैसे तो मिल रहे हैं, बहुत अच्छे पैसे तो मिल रहे हैं, साथ में कंफर्ट मिल रहा है। कंफर्ट का मतलब होता है बड़ा आराम मिलता है, ठीक है, बड़े आराम की जॉब है। हम किसको बोलते हैं, एक बात ईमानदारी से बताना, क्या ये बात आपको नहीं पता, हमारी सोसाइटी में किसको बोला जाता है आराम की जॉब, जहां पर पैसे अच्छे मिले और आराम की जॉब किसको बोलते हैं, कुर्सी पे बैठ के काम करना, यही बोलते हैं ना कि बस कुर्सी पे बैठ के काम करना, बड़ी सिंपल सी जॉब है। तो वो ही हो जाएगा, आसान है, अच्छे आय वाली नौकरी, ये तो हमने हिंदी कर ही लिया था, तो क्या हो जाएगा एन आर्म्स चेयर जॉब। आर्म समझ गए, आर्म मतलब चेयर, आप समझ गए, चेयर पे रखते हैं हम, वही है, और आर्म चेयर समझ गए, और जॉब तो आपको पता ही है। तो समझ गए ना कि गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसी जॉब जिसमें सैलरी तो अच्छी है, साथ में कंफर्ट भी है, मतलब बहुत आसान जॉब है। तो वो क्या हो जाएगा एन आर्म चेयर जॉब, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर आप सभी बहुत बार सुनते आ रहे हो, विल पावर सुनते रहते हैं ना मोटिवेशन में कि विल पावर होनी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, तो मजबूत इच्छा शक्ति, विल पावर का मतलब क्या होता है इच्छा शक्ति, तो यानी कि मजबूत जिसकी इच्छा शक्ति होगी वो जीत जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि देखिए फॉर्म बहुत सारे स्टूडेंट भरते हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि मैं करके रहूंगा, मुझे करना भी है, मैं मेहनत करूंगा और मैं कर रहूंगा, तो क्या होगी उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, यानी उसकी इच्छा शक्ति है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी मजबूत है, तो ये हो जाएगा दृढ़ इच्छा शक्ति। अब इधर क्या हो जाएगा एन आयरन विल का मतलब आप समझ गए इच्छा, और आयरन का मतलब क्या होता है लोहा, लोहे जैसी मजबूत जिसकी होगी इच्छा शक्ति जिसकी होगी लोहे जैसी मजबूत, तो मतलब समझ गए ना, स्ट्रॉन्ग विल पावर मतलब इच्छा शक्ति, और एन आयरन विल, सिंपल चीजें ऐसे ही रिलेट करोगे तभी आप याद कर पाओगे। चलो अब अगले पे चलते हैं। ए पर्सन वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, ए पर्सन वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, मतलब एक ऐसा आदमी जिसका रोमांटिक का मतलब समझते हो ना प्यार वाला, ठीक है, प्यार वाला रिलेशनशिप रहा है, यानी रिश्ता रहा है, लेकिन कब पास्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, अरे मतलब कहने का मतलब है किसी से आप प्यार करते थे, ब्रेकअप हो गया, तो उसको क्या बोलोगे पुराना प्यार, क्या बोलते हैं पुराना प्यार जिसको बोलते हैं, तो पुराना प्यार। अब पुराने प्यार को कैसे याद करोगे एन ओल्ड फ्लेम, ठीक है, एन ओल्ड फ्लेम क्या हो जाएगा पुराना प्यार हो जाएगा, और ए पर्सन हु हैड रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, मतलब जो आपका भूतकाल था, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, ये हिंदी वर्ड हो गया, लेकिन पास्ट का मतलब होता है पीछे, सिंपली अपनी भाषा में अगर हम बात करें तो। आगे देखिए क्या है, ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन, कहने का मतलब क्या है ए चाइल्ड और यंग पर्सन, यानी कि एक बच्चा या कोई थोड़ा सा नौजवान है, वो बात करता है और सोचता है बड़े लोगों की तरह, जिन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर रखा है उनकी तरह सोचता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है कि अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना, ठीक है। बोला गया ना कि कोई छोटा बच्चा है वो बहुत अच्छी बातें करता है, समझदार वाली बातें करता है, एक्सपीरियंस वाली बातें करता है, तो बोलते हैं ना कि इसको इसकी एज से ज्यादा एक्सपीरियंस है, बड़ा समझदार बच्चा है, अपनी उम्र से ज्यादा की बातें करता है, तो क्या हो जाएगा इसमें एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। अब इसका मतलब नहीं समझे तो आपको बता देता हूं, एन ओल्ड हेड मतलब एक पुराना सर है, ठीक है, किसके ऊपर है ऑन यंग शोल्डर्स, यानी जवान कंधों के ऊपर, क्योंकि दिमाग की बात आती है तो हम सर की बात करते हैं ना, और क्या बोला है जवान कंधों पर है, मतलब लड़का जवान है लेकिन दिमाग है वो बड़ों की तरह है, बस वही चीज हो गया, दोनों का मतलब मिलाना है। ऑप्शंस में सारी चीजें दिखेंगी, ऑप्शंस पढ़ता ही समझ में आ जाएगा, टेंशन मतलब अभी तो हम सीख रहे हैं,
अभी तो स्टार्टिंग है, आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे तब आपको ऑप्शंस भी दिखाएंगे और उसमें मैंने बताऊंगा जैसे मैंने आज बताया ना, इस तरीके से ये सेम वहां पर एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ये आंसर निकल रहा है और ऐसे हमने बताया था। ठीक है, दिमाग में सेट कर लेना। और ये चीजें ही है ना, इंग्लिश है ना वो हार्ड नहीं होती अगर आप इसको सिंपल बनाना चाहोगे। बात समझ रहे हो, इसको सिंपल बनाना बहुत जरूरी है वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हम में से बहुत सारे स्टूडेंट कैसे होते हैं कि जो इंग्लिश से पहले बहुत काफी पहले छोड़ चुके होते हैं, या जिनको डर लगता है या जिनको लगता है कि मेरे बस की नहीं है, वो सिंपल बनाएगा, हो जाएगा। ईमानदारी से बताना, वन वर्ड हम पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं ना, कमेंट करके जरूर बता देना। आ रहे थे ना, आज हम इडियम एंड फ्रेजेस भी ऐड किए हैं, ये भी समझ में आएगा, ये भी मेरा वादा है। तो नई नई जो चीजें ऐड करते जाएंगे सारी की सारी चीजें आपके समझ में आने वाली है बड़े शानदार तरीके से। अब देखो आगे, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। मैटर का मतलब समझ गए, मैटर ऑफ डिस्प्यूट मतलब झगड़े की जड़। तो क्या हो जाएगा, झगड़े का कारण या झगड़े की जड़ दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि मैं हिंदी ये होता है किताब में लिखी हुई हिंदी, लेकिन जब जो मैं बोलता हूं वो है समझाने वाली हिंदी। ठीक है, थोड़ा सा तो डिफरेंस होता ही है, बात समझ रहे हो ना, कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट यानी झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण। अब क्या हो जाएगा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। और ये तो इतनी बार रिपीट होता है तो आपके दिमाग में वैसे ही सेट हो जाएगा। अब देखिए, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े की जड़ हो गया ना। इधर देखो क्या है, एप्पल ऑफ वन साइज। एप्पल ऑफ वन साइज यानी एप्पल है, वन साइज मतलब आंखों का तारा। क्या हो जाएगा, आंखों का तारा, या जिसको आप बोल सकते हो दुलारा या प्यारा, जो हम लोगोक्ति और मुहावरों में पढ़ते हुए आ रहे, मुहावरे नहीं पढ़ते हम, आंखों का तारा, इसका मतलब बहुत प्यारा। रमेश अपने माता पिता की आंखों का तारा है, पढ़ते आ रहे हैं ना, छठी, पांचवी, सातवीं, आठवीं क्लास से, तो वही है सारा चीज। अब क्या हो जाएगा, वेरी लवेबल या क्या हो जाएगा, डियरेस्ट वन। दोनों का मतलब या तो ऊपर वाला आएगा, वेरी लवेबल मतलब जिससे बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है वो हो जाएगा, या डियरेस्ट वन यानी जो सबसे करीब है। दोनों का मतलब सेम है, फीलिंग्स को समझो। ठीक है, फीलिंग्स को समझो, तो डियरेस्ट वन और वेरी लवेबल, बस। यानी जिसको ज्यादा प्यार दिया जाता है, या जो दूसरा कौन सा था, हाँ डियरेस्ट वन मतलब जो दिल के करीब है, ये समझ सकते हो। एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है, देखिए ये हमारी आर्म है, ये बाजू है, आप बोलते हैं इतनी दूरी पर है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत नजदीक है। बोलते हैं ना तेरे एक हाथ के बराबर है, यार एक हाथ के बराबर दूरी पे है, पकड़ा दे पानी। गर्मी में ऐसे ही तो बोलते हैं, अपनी खाट पे लेटे लेटे पानी पकड़ा दो, थोड़ी सी दूर है, आपके पास ही है, तो वही है। क्या हो जाएगा, एन एट आर्म्स लेंथ यानी दूर रखना, दोस्ती न रखना। ठीक है, क्या हो जाएगा, एट आर्म्स लेंथ, दूर रखना, दोस्ती न रखना। बात को समझे, कि मैं पहले जो समझा रहा था वो समझ गए ना, ये दूरी समझ गए ना। तो ये क्या है, बोलते हैं ना कि मेरे से 2.5 फुट दूर चल या 2 फुट दूर चल, जितना भी बोलते हैं, कंफर्म नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा, दूर चल। तो आर्म्स लेंथ ये दूरी मैंने समझा दी थी कि दूरी है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि दूर रखना। तो क्या हो जाएगा, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। अवॉइड का मतलब होता है नजरअंदाज करना, किसी को देख लेते हैं और नजरअंदाज कर जाते हैं ना, वही है अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, यानी एक दूसरे के नजदीक आने से दूर रहना, अवॉइड करना, उसको नजरअंदाज करना कि नहीं आना भाई, वरना गड़बड़ कर देगा, कल फिर पानी मांगेगा मेरे से, जैसे ही नजदीक आ गया कि यार तेरे से इतनी दूर है, तो मेरे से इतना ही दूर है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए क्या है, टू हैव बिटर एनिमिटी। क्या देखिए ये है ना, इसका मतलब किससे है, एनिमी से है। एनिमी मतलब शत्रु, एनिमी का मतलब क्या होता है, शत्रु, जिसको आप दुश्मन बोल सकते हो। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, शत्रु है दुश्मन। टू हैव बिटर एनिमी यानी कट्टर दुश्मनी होना या कट्टर दुश्मन होना, आप बोल सकते हो। बिटर का मतलब होता है कड़वा, बोला जाता है ना उसके साथ मेरे संबंध है बहुत ज्यादा कड़वे हैं, बहुत ज्यादा खराब है, तो वो ही है कि टू हैव बिटर एनिमिटी, तो वही है। तो इसका क्या हो जाएगा, एट डैगर्स डाउन, बस। और पता नहीं ये कितनी बार पूछा गया, कितनी ही बार पूछा गया एसएससी के द्वारा, और आपका पेपर भी इस बार एसएससी ले रही है, समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट हो गया। इन डिसऑर्डर, ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो ना, देखिए ऑर्डर अलग चीज है, आदेश देना वो अलग हो गया, यहां पर ऑर्डर की बात हो रही है क्रम वाले की।
कि क्रम में लगे हुए होते हैं, और डिसऑर्डर का मतलब होता है कि क्रम में नहीं लगे होते। तो इन डिसऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि जो क्रम में नहीं लगे हुए, तो उसको क्या बोलते हैं, अस्त व्यस्त। क्या बोला जाता है, अस्त व्यस्त। सर जी अभी भी नहीं समझ में आया। तो क्या है कि क्रम में नहीं लगे हुए, तो लड़कों आप सभी को पता होगा, आप सभी का रूम क्या होता है, इधर उधर बिखरा रहता है ना, तो उसी को बोलते हैं अस्त व्यस्त। यानी ऑर्डर में जो चीजें होनी चाहिए, जहां जहां पर जो चीजें होनी चाहिए वहां पर वो नहीं होती है। ठीक है, तो वही चीज है। लड़कियां इस मामले थोड़ी अच्छी होती हैं, वो मतलब ऑर्डर में रखती हैं, तो इसलिए मैंने लड़कों का एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि लड़कों का रूम है वो अस्त व्यस्त होता है। अब कमेंट मत करना सर मेरा तो बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत अच्छे से सजा के रखता हूं। वो आपकी मम्मी करती होगी, आपकी सिस्टर करती होगी, इसलिए सजा हुआ है। ठीक है, जिस दिन आप करोगे तो आपका इधर उधर ही रहेगा। आगे देखो क्या है, अस्त व्यस्त हो गया तो क्या हो जाएगा इसका, एट 6 एंड 7 दोनों का मतलब होता है कि एट 6 एंड 7 अस्त व्यस्त। सिंपल बात है, मतलब 6-7 होना। सिंपल, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, 6-7 होना सिंपल। फिक्स नहीं है, फिक्स होता तो 6 बोल देते या 7 बोल देते, मतलब वही है। क्या हो गया, एट द लास्ट मोमेंट। एट द लास्ट मोमेंट ये तो आप सभी को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। एट द लास्ट मोमेंट का मतलब क्या होता है, लास्ट मोमेंट मतलब अंतिम क्षण, तो वही है। एट द लास्ट मोमेंट मतलब अंतिम समय में, क्षण है वो ज्यादा शुद्ध हिंदी होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंतिम समय में। एट द लास्ट मोमेंट मतलब अंतिम समय में, अंतिम क्षण में। तो इसका क्या हो जाएगा, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर। आगे देखिए क्या है, एनिमिटी। अभी मैंने आपको बताया था एनिमिटी का मतलब क्या होता है, एनिमी यानी शत्रुता। और बिटर रिलेशनशिप मतलब अभी बताया था कि कड़वे रिलेशनशिप है, खराब रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब होता है क्या, रिश्ते, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो हो जाएगा। क्या हो जाएगी, शत्रुता। और क्या हो जाएगा, बैड ब्लड। क्या हो जाएगा, बैड ब्लड। बैड मतलब बुरा, और ब्लड का मतलब तो आप समझते ही हो कौन। तो जिसके साथ शत्रुता होती है वो बुरा खून ही लगता है सभी को। ठीक है, आगे देखिए, विद ऑल बिलोंगिंग्स। विद ऑल बिलोंगिंग्स इसका मतलब क्या है, विद ऑल, विद ऑल तो समझ गए ना, विद ऑल मतलब, विद मतलब साथ, ऑल मतलब सभी, मतलब सभी चीजें साथ हैं। क्या साथ है, बिलोंगिंग्स। इनका मतलब होता है जो हमारे काम की चीजें हैं। अब भी नहीं समझे ना, क्योंकि हमें इतना नहीं है, क्योंकि शहर वाले ज्यादा यूज करते हैं इन वर्डों को, तो हमें इतना नहीं है। तो क्या होगा, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है जो हमारी चीजें होती हैं। जैसे आपका बस्ता हो गया, जिसको आप बैग बोल सकते हो, आपकी ड्रेसेज हो गई, जिन चीजों को हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो जिनकी हमें आवश्यकता होती है, तो उसी को बोला जाता है बिलोंगिंग्स, यानी जो हमसे बिलोंग करती हैं। तो क्या हो जाएगा, बोरिया बिस्तर समेत। विद ऑल बिलोंगिंग्स मतलब सब कुछ इकट्ठा कर लेना। ठीक है, मैंने बता दिया ना, अपनी ड्रेस चीज होगी, अपना बैग वगैरह हो गया, सब कुछ पैक कर लो। और सिंपली भाषा में क्या बोल देते हैं उसको, बोरिया बिस्तर बांध लेना। मुहावरों की भाषा में क्या बोल देते हैं, बोरिया बिस्तर बांध लेना, यानी अपना सारा सामान समेट लेना। तो वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैग एंड बैगेज। बैग समझ गए, बैगेज समझ गए, बस। तो क्या हो जाएगा, बैग एंड बैगेज। इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर बांध लेना, यानी विद ऑल बिलोंगिंग्स, जो आपसे बिलोंग करती हैं। 13 इन नंबर। 13 इन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, संख्या में 13। 13 इन नंबर का मतलब क्या हो गया, संख्या में 13। तो इसको क्या बोला जाता है, बाकर्स डजन। ठीक है, और देखिए आपकी दर्जन होती है ना, डजन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, और ये आपका दर्जन होता है ना। दर्जन में हमारा 12 होता है, लेकिन जो बाकर्स डजन होता है उसमें 13 होते हैं। ठीक है, इससे कंफ्यूजन मत होना, सर इसमें तो 12 होते हैं, 13 क्यों लिख दिया। तो इसमें 13 होते हैं, जो हमारी दर्जन होती है, डजन, जिसमें क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, टू बी बोर्न इन ए रिच फैमिली। टू बी बोर्न इन ए रिच फैमिली यानी जिसका जन्म हुआ है अमीर परिवार में। टू बी बोर्न इन रिच फैमिली, रिच फैमिली का मतलब होता है अमीर परिवार, और बोर्न का मतलब होता है जन्म होना। तो जिसका जन्म हुआ है रिच फैमिली में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है धनी परिवार में पैदा होना, या जिसको सिंपली भाषा में क्या बोला जाता है, चांदी की चम्मच के साथ पैदा होना। बोला जाता है ना कि बचपन में उसको चांदी की चम्मच मिल गई, जैसे ही उसने जन्म लिया तो जन्म घूटी पिलाई जाती है, तो वो चांदी की चम्मच से पिलाई गई, तो उसको क्या बोलते हैं, अमीर आदमी तो पिलाते हैं। ठीक है, और हम सभी के तो घर में तो वही होती है स्टील की, या जो भी होती है। ठीक है,
टू बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, वही है। हिंदी वर्ड मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, वही है कि टू बोर्न विद ए सिल्वर स्पून। सिल्वर स्पून अपनी सिल्वर वाली मत समझ लेना, ये सिल्वर का मतलब होता है चांदी। इस सिल्वर का मतलब क्या होता है? चांदी होती है। अपनी सिल्वर जो गांव की आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं वो अलग होता है, ठीक है। ये सिल्वर का मतलब है चांदी। तो मुंह में, वंस माउथ, वही है, ठीक है। रिलेट किया, याद हो गया। देखिए इंग्लिश, अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये जो पूरा पढ़ा हुआ था ये तो आपने याद नहीं करवाया। मैंने रिलेट करवा दिया, याद अपने आप हो जाएगा। बस सिर्फ क्या करना है, एक बार पढ़ना है। जैसे ही आप पढ़ोगे, मैंने एक एक वर्ड को आपको समझा दिया, जैसे ही आपको पढ़ोगे इसके दिमाग में आ जाएगा। क्या एक बात ईमानदारी से बताना, आप इसको पढ़ोगे टू बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून। अब स्पून आप सभी को पता है चम्मच है, सिल्वर आप सभी को पता है चांदी है, तो दिमाग में नहीं आ जाएगा। और ये माउथ यानी मुंह में, यानी जिस बच्चे का जन्म होते ही उसको सिल्वर स्पून मिल गई, चांदी की चम्मच मिल गई, तो वो क्या हो गया? अमीर व्यक्ति तो होगा। तो क्या हो जाएगा? जिसका जन्म रिच फैमिली में होगा वही तो होगा। बस ऐसे ही रिलेट करना है आपको। आगे देखते हैं, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है जिम्मेदारियां। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सारी जिम्मेदारी उठाता है उसको क्या बोलते हैं? तो एक ऐसा व्यक्ति जो सारी जिम्मेदारी उठाता है उसको बोला जाता है बी इन द ड्राइविंग सीट। अब इसका मतलब नहीं समझे तो आपको बता देता हूं क्या है बी इन द ड्राइविंग सीट। अब देखिए क्या होता है कि हम किसी गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं, तो क्या होता है जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा होता है, ड्राइविंग सीट यानी जो ड्राइविंग वाली सीट में होता है, सब कुछ उसी के ऊपर होता है ना कि कैसे चला के ले जाएगा, हमें पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किस पे छोड़ देते हैं? जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है उसी पे छोड़ देते हैं कि पहुंचा देगा, हम निश्चिंत होकर रह जाते हैं। तो ऐसा ही हमारी फैमिली में होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, फैमिली में एक मुखिया चुनना जाता है कि सारे काम वो देखेगा। क्यों? इसी रीजन यही है कि वो ड्राइविंग सीट पे रहेगा तो एक व्यक्ति फैमिली को आगे ले जाएगा, इसीलिए होता है। तो क्या हो जाएगा? सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, ठीक है, जो हमारे बड़े उठाते हैं। आगे देखिए क्या है, और इडियम फ्रेजेस का आज लास्ट है। बहुत सारे इडियम फ्रेजेस आज मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। मजा आया ना? ईमानदारी से बताना मजा आ रहा है ना? तो ये देख लो क्या है, ठीक है। बीटिंग मर्सीलेसली। अब मर्सी का मतलब होता है दया, मर्सी का मतलब होता है दया, आपने सुना भी होगा बहुत बार। और लेस का मतलब होता है जिसके साथ लेस लग जाए, इसका मतलब वो चीज उसमें नहीं है। क्या है कि लेस लग गया उसका मतलब वो चीज नहीं है, लेस का मतलब वो हट गई है उधर से। तो मर्सी लेस, तो क्या हो गया? दया वहां से हट गई है। और बीटिंग मतलब होता है, बीट मतलब क्या होता है? पीटना। तो किसी आदमी को इतनी तरीके से पीटना कि दया ना आए किसी को, और बुरी तरीके से पीटते हैं। जिसको दया नहीं आती है वो क्या करता है? बुरी तरीके से पीटता है। तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक पिटाई करना। क्या होता है? अत्यधिक पिटाई होना, वही चीज है। तो क्या हो जाएगा? बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी तब तक पीटा गया जब तक वो नीला पीला नहीं हो गया। ठीक है, नीला पीला नहीं, नीला काला। क्योंकि हम किसी को पीटा जाता है ना, बचपन में बहुत पड़ी है आप सभी को, ठीक है, हमको भी पड़ी है। तो जब पीटते हैं तो क्या हो जाता है? वो थोड़ा काला काला सा हो जाता है, और काला नहीं होता तो ब्लू तो हो ही जाता है, ठीक है। तो वही चीज है कि बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी जब तक पीटा गया जब तक वो क्या नहीं हो गया? काला और नीला नहीं हो गया, तब तक। वही चीज है, बात समझ में आ गई। और लेस का मतलब हो गया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जहां पर भी ये लग जाए, इसका मतलब जो स्टार्टिंग वाला वर्ड है उसको खत्म कर दिया गया है। मर्सी का मतलब होता है दया, लेस हो गया तो मतलब दया खत्म हो गई है, इतनी बुरी तरीके से पीटा गया है। अब चलते हैं अपने वन वर्ड पे। ऐसा नहीं है कि इडियम फ्रेज आ गए तो वन वर्ड को छोड़ देंगे, नहीं, क्योंकि कंटिन्यू करना है ना। मैंने यही तो चीज बताई थी कि वोकैब को कंटिन्यू नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो छूट जाएगी पीछे, और जैसे ही पीछे छूट जाएगी तो तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम हम होने नहीं देंगे, तो इसलिए नई चीज ऐड करते रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि पीछे जो चीजें चल रही थी उनको हम छोड़ देंगे, उनको भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो वन वर्ड कुछ पढ़ लेते हैं। कल वाले में लास्ट वाला ये रह गया था, टाइपिंग मिस्टेक मैंने बताई थी तो मैंने सही करवा दिया। क्या है कि एक गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल,
ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, यानी ये एक ऐसी सरकार जो ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? नौकरशाही। क्योंकि जो ऑफिस में काम करते हैं वो क्या होते हैं? नौकर। इससे रिलेट कर सकते हो, तो क्या हो गया? ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल मतलब नौकरशाही, तो इसको क्या बोला जाएगा? ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ब्यूरोक्रेसी इसको बोला जाता है। आगे देखिए क्या है कि द ड्राइवर ऑफ ए टैक्सी एंड कैब, द ड्राइवर ऑफ द टैक्सी, और क्या है कि एंड कैब या कैब, ऐसे भी कर सकते हो, या कैब। तो एक ऐसा ड्राइवर जो टैक्सी चलाता है उसको क्या बोलते हैं? या कैब चलाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको टैक्सी चालक हिंदी में बोलते हैं। और क्या बोला जाएगा इसको? कैबी या कैब ड्राइवर। अब ये क्यों है? कैब ड्राइवर तो आप सभी को पता है, क्योंकि कैब लिखा जाएगा तो कर दोगे। टैक्सी भी आ गया तो आप सभी को पता है उसको कैब बोलते हैं, तो कैब ड्राइवर आप कर दोगे। लेकिन जैसे ही ये आ गया CABBY, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज, जिसमें स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज होते हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि जिसको हर कोई कर देगा वो तो बिल्कुल इजी बन गया, तो उसको पेपर में पूछने का क्या मतलब है? जिसमें थोड़े से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे वही तो चीज पूछी जाएगी। तो सिंपल यही है। आगे देखिए क्या है? आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग समझ रहे हो ना, जो हम बचपन में आपको लिखा जाता था, सुलेख लिखवाते थे, वही है। और जिसकी आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी जिसकी हैंड राइटिंग है ना वो बहुत शानदार है, बहुत सुंदर है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है सुलेखन। लेखन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सुलेख हम लिखते थे वही है। सु मतलब होता है अच्छा, या ब्यूटीफुल आप बोल सकते हो, तो क्या हो जाएगा? सुलेखन। सुलेखन, ठीक है, यानी अच्छा लिखता है उसको। जिसकी आर्ट की बात की गई है ना, किसकी बात की गई? आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कला। ठीक है, अभी आपने 12th की है तो आर्ट वो मत समझ लेना, 12th वाली आर्ट। ये आर्ट है कला, कला के ऊपर यूज हुआ है। तो इसको क्या बोला जाता है? कॉलीग्राफी। CALLIGRAPHY। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? कॉलीग्राफी। आगे देखिए, आगे देखिए क्या है कि द मैन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लैश, द मैन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लैश, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आदमियों का मांस खा सकता है, उसको क्या बोला जाता है? ये भी पता नहीं SSC के द्वारा कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? द मैन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लैश, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आदमी का मांस खाता है। आदमी का मांस खाता है तो इसका मतलब मर्डर करके खाना पड़ेगा, और जो भारत में क्या है? इलीगल है। अपने देश की बात करें तो हर जगह ही इलीगल होगा। ठीक है, तो वही चीज है। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा नरभक्षी। क्या बोला जाएगा? नरभक्षी। नर का मतलब क्या होता है? ह्यूमन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नरभक्षी जिसको बोला जाता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैनिबल बोलते हैं। कैनिबल, ये स्पेलिंग याद कर लेना, क्योंकि ये जो स्पेलिंग करेक्शन वाला होता है ना उसमें भी पूछा जाता है, काफी बार मैंने देखा है। तो CALLCANNIBAL, ये आई है, तो क्या हो जाएगा? कैनिबल। ठीक है, और अगर कभी ये लिख के देता है तो ये हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दे तो क्या दिक्कत है? जैसे आया था एग्जाम में, क्या है कि वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, उसमें थोड़ा अलग था, इसमें थोड़ा अलग है, मतलब तो दोनों का एक ही है, नरभक्षी या राक्षस, क्योंकि राक्षस ही होता है जो ऐसे काम करता है। आगे देखिए क्या है? किलिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, क्या है कि किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारना, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है हत्याकांड, कार्नेज, या जिसको आप बोल सकते हो नरसंहार भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोला जाता है? नरसंहार भी इसको बोला जाता है, कार्नेज। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जाम में? क्योंकि अभी आपको पता है कश्मीरी पंडितों के ऊपर एक मूवी आई है, कश्मीर फाइल्स, जिसमें बहुत सारे कश्मीर में लोगों को मारा गया था, पंडितों को मारा गया था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो वो चीज चर्चा में रही है, तो इसलिए आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए उन चीजों को रिलेट करना। बाकी आप सभी को पता है वो चीजें कितनी गलत हैं, क्या जो भी हैं वो आप सभी जानते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, बस हम रिलेट करवाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, बात समझ गए ना? और नरसंहार करना एक बहुत बड़ी क्या बोल सकते हैं उसको, छोड़ो।
ए पर्सन हु ड्रॉ मैप्स एंड चार्ट्स, यानी एक ऐसे व्यक्ति जो ड्रॉ का मतलब होता है बनाता है, क्या क्या बनाता है, मैप्स बनाता है और चार्ट्स बनाता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा मानचित्रकार। बात समझ रहे हो ना, एक ऐसा व्यक्ति जो मैप बनाता है, मैप हम जानते हैं ना, मानचित्र जिसको हम बोलते हैं, तो मानचित्र बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाएगा मानचित्रकार। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, कार्टियोग्राफर। क्या बोला जाएगा, कार्टियो, CARTO और ग्राफर। आप देखिए यहां पर एक चीज आपको समझाता हूं, कार्टियोग्राफर आ गया, ठीक है, जो व्यक्ति होता है जो काम कर रहा होता है, यहां पर एक पर्सन की बात की गई है, तब क्या हो गया, कार्टियोग्राफर। और अगर इसकी आर्ट की बात की जाती, आर्ट जैसे हमने पहले किया था, अगर इसके आर्ट की बात की होती तो क्या हो जाता, कार्टियोग्राफी हो जाता। यहां पर जैसे वो था, कौन सा था पीछे, अपना पीछे था, क्या था इसमें, कॉलीग्राफी थी। क्यों, क्योंकि यहां पर आर्ट की बात की गई थी। और यहां पर अगर पर्सन की बात की जाती, क्या कि यहां पर पर्सन की बात की जाती तो क्या हो जाता, कॉलीग्राफर। ठीक है, ये हो जाता, सिर्फ यही डिफरेंस होता है। बात को समझ गए, बस यही डिफरेंस होता है। देखिए क्या है, ये आ गया आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, आर्ट की बात आ गई है तो उसमें क्या हो जाएगा, कार्टियो था, ग्राफी और लग जाएगा। उसमें ग्राफर था जो मानचित्र बनाता है, अगर पर्सन की बात की गई तो ग्राफर हो गया, यानी ग्राफर जो बनाता है उसको। और अगर उसकी आर्ट की बात की जाए, उसकी कला की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ग्राफी हो जाएगा, तो कार्टियोग्राफी इसका हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, तो क्या बोला जाएगा इसको, पुस्तक सूची बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पुस्तक सूची बोला जाएगा। आप ये स्टार्टिंग में हम कोई नई बुक लेते हैं ना, या कोई भी बुक है, उसमें स्टार्टिंग में होता है ना जो कैटलॉग होता है, बताया जाता है कि ये चैप्टर इतने पेज पे है, ये चैप्टर इतने पेज पे है, तो वही चीज की यहाँ पर बात की गई है। वहां पर बुक्स नहीं होती, वहां पर आर्टिकल्स की बात होती है, पेजेस की बात हो रही होती है, उसी को क्या बोला जाता है, कैटलॉग बोला जाता है। ठीक है, तो जो पुस्तक सूची होती है उसको क्या बोलते हैं, कैटलॉग बोलते हैं। लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, तो क्या हो जाएगा, कैटलॉग हो जाएगा। आगे देखिए क्या हो गया कि वन हु हैज टेकन ए, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया फिर से, ठीक है, वन हु हैज टेकन ए, छोड़ो इसको, अभी छोड़ देते हैं, इसमें टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, कुछ तो वर्ड अच्छा लिखा हुआ था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। लेकिन मैं आपको बता देता हूं सिंपली, अगर टाइपिंग मिस्टेक का कोई बात नहीं, समझ जाओ कि वन हु हैज टेकन ए नॉट टू हैव सेक्स, क्या है, नॉट टू हैव सेक्स, मतलब जो भी चीज कर रहा है ना वो सेक्स के लिए नहीं करता, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। तो ब्रह्मचार्य का पालन करता है, आपने काफी बार सुना होगा, ठीक है, वही है। तो इसको क्या बोला जाता है, सेलिबेट बोला जाता है, CELIBATE, तो ये होता है। और ये इंपॉर्टेंट भी, ये पूछा भी जाता है। आगे देखिए क्या है, देखिए अब आपका क्या है कि 100th एनिवर्सरी, क्या है, 100th एनिवर्सरी। देखिए कल मैंने आपको बताया था एनिवर्सरी क्या होती है, बताया था ना, एनिवर्सरी का मतलब क्या होता है, सालाना। एनुअल का मतलब था सालाना, और जो आपका एनिवर्सरी होता है, जो यानी जो साल में एक बार आता है, साल में एक बार हो रहा होता है, और हर साल वो चीज रिपीट हो रही होती है, उसको हम एनिवर्सरी बोलते हैं। और जो एनुअल होता है, ठीक है, एनुअल होता है उसको क्या बोलते हैं, हम सालाना बोलते हैं। तो ये क्या है, 100th एनिवर्सरी, 100 का मतलब होता है 100, और एनिवर्सरी यानी 100 एनिवर्सरी, यानी 100 साल हो गया ना, एनिवर्सरी में 1 साल होता है, और 100 की बात होगी तो 100 साल हो गया। तो 100 साल को हम क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शताब्दी। तो क्या हो जाएगा ये, सेंचुरी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेंचुरी। शतक जिसको बोल देते हैं, सिंपली भाषा में शतक नहीं बोलते कि विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, वो बात अलग है, काफी दिन हो गए विराट को मारे हुए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं, अपने KL राहुल की बात कर लो यार, वो भी मारता रहता है बच्चा, ठीक है। क्या कि पर्सन्स वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, क्या कि पर्सन्स वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, पर्सन का मतलब समझते हो, व्यक्ति, वर्किंग का मतलब काम करता है, सेम डिपार्टमेंट मतलब एक ही डिपार्टमेंट में, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है सहकर्मी। जो आपके साथ काम करेगा उसको क्या बोलेंगे, सहकर्मी। जैसे हमारे कोई साथ पढ़ता था तो क्या बोलते थे उसको, सहपाठी। सह का मतलब क्या होता है, साथ,
ये जो सह होता है इसका मतलब होता है 7। क्या हो गया? सह का मतलब 7, कर्मी मतलब काम करने वाला, जो आपके साथ काम करता है उसको क्या बोलेंगे? सहकर्मी। और इसमें क्या बोला जाता है? कलीग बोला जाता है इसको, ठीक है, कलीग जिसको आप बोल देते हो। तो ये हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका यहां पर समाप्त होता है आज का। तो आज का टारगेट की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि टारगेट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टारगेट की बात करें तो सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है कल वाले टारगेट का किस किस ने कंप्लीट किया था। तो 17 का स्क्वायर आपको बताना है और यहां पे आपको 13 का स्क्वायर बताना है। मैंने आपको बताया था ना कि स्क्वायर याद करने हैं, और एक आपको 23 का स्क्वायर बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट कमेंट कर पाते हैं। तो जो आज का टारगेट है आपका मैथ का, वो क्या होने वाला है? पहला टारगेट है आपका कि 1 से 20 तक आपको क्या याद करने हैं? क्यूब याद करने हैं। स्क्वायर तो आप सभी ने याद कर लिए। इससे स्क्वायर से क्या होगा कि पेपर में आएगा तब तो काम आएगा ही, लेकिन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होंगे तब काम आएगा, और ये रीजनिंग में भी काम आने वाला है। इसी तरीके से क्यूब है वो भी आपका हर जगह काम आएगा। और दूसरा आपका क्या टारगेट है इंग्लिश की अगर बात करें तो 20 आपको वन वर्ड याद करने हैं, ठीक है, और 20 आपको इडियम्स याद करने हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेज, ठीक है। तो 20 आपको याद करने हैं। अब सर याद कहां से करें? तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और देख लेना, आपको ऐप पे मिल जाएगा और टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो, इसी तरीके की क्लास आप देखना चाहते हो, चीजों को सीखना चाहते हो और पेपर में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नहीं कर रखा। जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। साथ में आपके जो भी भाई बहन है, आपके दोस्त हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, उसमें शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।